गुड इवनिंग आंचल, गुड इवनिंग हिरल। ठीक है, एवी क्लियर है, साफ आ रहा है। गुड इवनिंग तनु। चलो ओके। और क्या हाल चाल तुम सब लोगों के, पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई हो रही है, अच्छा गुड आंचल। कौन कौन आ गया है? माधुरी आई है, अभिषेक आया है, हिरल, आंचल, विनेश, प्रदीप आ गया है। चलो। और हिरल कैसी पढ़ाई चल रही? हाँ सर। क्या बता रही तुम बढ़िया बेटा सर। आंचल? हाँ हाँ, कैसी पढ़ाई चल रही हिरल? बढ़िया सर बढ़िया। बढ़िया चल रही है, बढ़िया अच्छा। सर, लेट इवनिंग क्या कह रही, सॉरी क्या लेट कह नाइट रही? तक पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, कब तक? 12-1 बजे तक? एक एक 1:30 बजे तक। ओ बाप रे। ठीक है चलो गुड। वो लगा लिए सवाल जो न्यूमेरिकल दिए थे, वो लगा लिए? कुछ लगा है कुछ बाकी है सर। अच्छा, क्यों लगा लो, जब 1-1 बजे तक फिर जगह ही तो लगा ही लो। किसका वेट कर रही फिर? नहीं, मैं क्या है सर, रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि लास्ट जो है रिटेल और बीएफएम हम्म बैक टू बैक है ना सर। हम्म हम्म तो हम्म हम्म ऐसे रिटेल को भी रीड तो करना है, फिर वो कोई हम्म, वन नाइट में थोड़ी कंप्लीट होने वाला है। हाँ करेक्ट कह रही हो। गुड। तुम लोग यहाँ 30 को छुट्टी है क्या? 30 नवंबर को? नहीं सर, चालू है। अच्छा, यहाँ यूपी में छुट्टी है यार। हम तो सोच रहे थे लगातार 3 दिन क्लास रखेंगे। चलो नहीं ठीक है। नहीं, चालू है। 30 को तो शाम को नहीं रख पाएंगे। चलो ठीक है। ओके सर। हम्म, हम्म। और विनेश, समझ में आ रहा है सब? कुछ पढ़ाई वढ़ाई हो रही? न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए हैं फॉरेन एक्सचेंज का? गुड आंसर, यस वेरी सर। गुड। फॉरेन बहुत ही बढ़िया। फॉरेन एक्सचेंज हो गया सर। अभी और कराएंगे न्यूमेरिकल फॉरेन। हाँ विनेश, कैसी चली पढ़ाई? बढ़िया सर। रिटेल ना। खत्म कर दिया, अभी बीएफएम कर रहा हूँ। अच्छा, रिटेल खत्म। तुम भी वहीं अहमदाबाद से हो? कहाँ से हो तुम? नहीं, जूनागढ़ सर। जूनागढ़ से हो, अच्छा चलो ठीक है। ए बी बी एफ एम समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। आ रहा है, चलो अच्छी बात है। चलो ठीक है। अ, चौरसिया चाल चल आपके, शानू चौरसिया। हाँ आंचल। हाँ चलो। हेलो। हाँ चल, कैसी हाँ हो? चल, कैसी हो? और कैसी चली पढ़ाई? और कैसे चली पढ़ाई? सही चल रही है सर, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। अच्छा, और अच्छा, बाकी और लगा रही हो बाकी टोटल लगा रही ओवरऑल, हो, पढ़ टोटल रही हो कि ओवरऑल नहीं? पढ़ रही हो कि नहीं? हाँ सर, पढ़ाई कर रही हूँ। लेटर ऑफ क्रेडिट का ही पढ़ रहे थे आज। क्या करिए, लेटर ऑफ क्या क्रेडिट पढ़ करिए, रही थी लेटर ऑफ आज? क्रेडिट पढ़ रही थी आज। सॉरी। तो तुम हमसे तो आगे तुम कैसे हमसे चल रही हो आगे पढ़ने कैसे में? चल रही हो पढ़ने में? सर थोड़ा सा स्टडी तो करते रहना पड़ेगा ना। तो पास्ट पढ़ो तो ना बेटा, कम पास्ट से पढ़ो ना कम। बेटा, कम से कम। सर वो भी पढ़ रहे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा पढ़ रहे अच्छा, हो, चलो। एक्स्ट्रा पढ़ रही हो, चलो। चलो ठीक है, क्लास चलो शुरू ठीक है, करते हैं। क्लास शुरू करते हैं। ओके सर। तुमको हटाना ही तो सर को पड़ेगा, हमें हटाना तो ही तो हटाना है। पड़ेगा। चलो। जो न्यूमेरिकल्स दिए थे वो हो सकता है मोस्टली आप लोगों ने लगा लियो। जो भी डाउट है वो भी हम जो है सेशन के एंड में बताएंगे, है ना? जैसे क्या नाम है, आयुषी है, आयुषी के 1-2 डाउट्स हैं, है ना? तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हमको इस पे थोड़े और न्यूमेरिकल और करवाने हैं एनपीए पे, क्योंकि इस पे अच्छे खासे न्यूमेरिकल आते हैं। तो इस एनपीए पे न्यूमेरिकल कराने हैं। अभी सैटरडे संडे 2 दिन अपनी छुट्टी है, उसमें काफी इस पे काम करेंगे। अभी फॉर द स्टार्ट हम एलसी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एलसी वाला जो चैप्टर है, ये 2 लंबे चैप्टर हैं इसमें, एलसी वाला और ये एक्सपोर्ट फाइनेंस वाला, ये 2 बहुत लंबे चैप्टर हैं इस मॉड्यूल के। तो हम इसको थोड़ा सा फिनिश करना चाह रहे हैं, है ना? फिर जो है आपका सैटरडे या संडे में वापस से न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि बीएफएम आपका ओवर हो जाएगा, आपका इसी के साथ ही मॉड्यूल ओवर हो जाएगा। तो वापस से हम लोग
फिर से न्यूमेरिकल करेंगे, और जो हमारे जितने बुक्स में न्यूमेरिकल दिए वो सब दिए हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल पे हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग जितना आप लोगों को न्यूमेरिकल, आप लोगों का ज़्यादा समस्या ये कि आप लोग डर के मारे जो है नहीं कर पाते हो, तो न्यूमेरिकल्स करोगे तो थोड़ा डर निकलेगा। बाकी थ्योरी तो करेंगे ही, थ्योरी पे भी देखेंगे, अगर समय लग गया तो एमसीक्यू के जो उसके एमसीक्यू हैं, है ना, वो भी कोशिश करेंगे यूनिट वाइज, मॉड्यूल वाइज करने की कोशिश करेंगे, बट देखते हैं समय लगता है कि नहीं लगता। अगर समय नहीं भी लगा तो वो एमसीक्यू जो है वो आपको कोशिश करेंगे भेजें, तो आप लोग कर पाएँ। ठीक है, चलिए क्लास शुरू कर रहे हैं। चौरसिया जी, तुम्हारा क्या सीन है, पढ़ाई लिखाई हो रही? चानू जल्दी बताओ बहन। हाँ सर, तो बोलती काहे नहीं हो, खा रही हो क्या? चलो क्लास शुरू कर रहे हैं। आज की जो क्लास है वो हमारी डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट की है। ये क्लास भी इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, इस पे कई सवाल आते हैं, बाय डिफॉल्ट हर बार आते हैं। बच्चों को इसको समझने में बड़ा थोड़ा सा दिक्कत आती है, हालांकि इसमें कुछ भी बहुत कठिन सा नहीं है, बहुत आसान सा है। एलसी के में कौन कौन क्या पूरा एलसी का प्रोसीजर रहता है, क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो देखनी होती हैं। इसमें एलसी में कई बार केस स्टडीज आती हैं, केस स्टडीज में ऐसा कुछ खास होता नहीं है। अगर आपको ओवरऑल प्रोसीजर की नॉलेज है, आपको उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी नॉलेज है, तो उसी से रिलेटेड वो जो है केस स्टडी जो है एलसी की होती है। पर जनरली क्या है, इस चैप्टर से एलसी से केस स्टडी दे देते हैं, तो 4 से 5 नंबर की कभी, या 2 नंबर की केस स्टडी आ जाएंगे उसके, पर जनरली कभी 4 या 5 नंबर के आ जाते हैं सवाल, है ना। तो मार्क्स के हिसाब से ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, लंबा भी है। इसके बाद जो हम लोग यूनिट 5 में यूनिट 4 है ये, सॉरी, यूनिट 5 जो पढ़ेंगे एक्सपोर्ट फिनेंस वाला, है ना, वो भी लंबा चैप्टर है, और वो भी उसमें भी काफी न्यूमेरिकल बनते हैं, एक आध कभी कभी बिल फाइनेंस के सवाल बनते हैं, तो वो भी मार्क्स के वाइज बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3, जो यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, वो मैंने पढ़ाया नहीं, इसका मतलब ने छोड़ दिया है, ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया है, उसमें फिर से आएंगे, बट जरा पहले ये हम खत्म करना चाह रहे थे, इसलिए इसको आज उठाया है। ठीक है चलिए शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी। दो चीजें देखिए, एक है हमारे पास, आज हम लोग जो ये करने जा रहे हैं एलसी का पढ़ने जा रहे हैं। किसी को आइडिया है क्या होता है एलसी? किसी को पता है क्या होता है एलसी? एलसी 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 काफी आप लोग सुनते भी होंगे, बैंकों में भी रहता है, ब्रांचेस में जो फॉरेन एक्सचेंज वाली ब्रांचें रहती हैं उसमें भी एलसी का रहता है। लेट लेट आती हो तुम प्रांजलि हमेशा, बिटिया किरण तुम का लेट आ रही है ना। क्या होता है एलसी? किसी को आइडिया है क्या होता है एलसी? कोई बता पाएगा एलसी क्या होता है? डॉक्यूमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट। ये एक्चुअली क्या होता है? किसी को इसका सही में प्रोसीजर पता है? कोई बता पाएगा अभी, जिसको हम कैमरा दें और वो बता पाए? हम चाहते हैं एक बार आप बताओ कि आप क्या समझते हो एलसी से, आप क्या समझते हो? तुम बता लोगी आंचल? तुमको दे हम कैमरा? हीरल तुम भी बता लोगी? कौन? चलो एक बार, चलो हीरल को मौका देते हैं पहले, है ना। अच्छा, तुमको इसलिए नहीं किया होगा कि तुम्हारे में हमको अपनी आवाज ही वापस आ रही थी, इसलिए थोड़ा आवाज का डिस्टर्बेंस हो सकता है, इसलिए तुमको भी ऑन नहीं किया। पहले एक बार हीरल से सुन लेते हैं कि हीरल क्या समझती है। हीरल जल्दी आओ भैया कैमरा पे। हीरल कैमरा कैमरा पे तुम ब्लैक आ रही हो एकदम, कुछ आ नहीं रहा तुम्हारा, वापस दें? रुको, ना हीरल तुम नहीं आ पा रही हो। अच्छा ऐसे बोलो, चलो हीरल बोल दो, कोई बात नहीं। हीरल सर आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही बेटा, तुम बोल दो। एलसी से क्या समझती हो बेटा? एलसी क्या होता है? एलसी में क्या होता है? एलसी जो होता है वो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच का जो वर्ड इटसेल्फ सेइंग लेटर ऑफ क्रेडिट, तो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच का जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज एलसी। उसके अंडर में सर लेटर ऑफ क्रेडिट के अंडर में बिल्स आते हैं एंड जो डॉक्यूमेंट्स है वो आते हैं, और उसमें मतलब सेट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, शिपमेंट डॉक्यूमेंट से लेके बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, बिल ऑफ लेडिंग होता है, और उसमें फिर उसके अंडर में जो साइड बिल, यूजांस बिल आते हैं, और सर वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है सर, कि उसके अंडर में डॉक्यूमेंट डिलीवर किए जाते हैं। और किसको जिस डॉक्यूमेंट, तरह के किसको
सर किसको आते जो हैं बेटा डॉक्यूमेंट? जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच का जो एग्रीमेंट है, जो गुड्स मंगवाने का, उसके तहत एलसी आता है। तो वो पहले डॉक्यूमेंट कलेक्ट होते हैं और फिर उनको सप्लाई होता है, और जैसे एज पर एलसी कंडीशन पेमेंट होता है सर। वेरी गुड बेटा, एकदम करेक्ट बताइए, तुम सारा सही बताइए, गुड, वेरी गुड। ओके। जैसे हीरल ने बताया, हीरल के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, हीरल को एलसी समझ में आता है, यही कॉन्सेप्ट हमको क्लियर कर लेना है। जैसे हीरल को क्लियर है वैसे हमको क्लियर कर लेने, सिंपल प्रोसीजर है। जरा एक हम आपको यहाँ पे ग्राफ दिखा रहे हैं, इस ग्राफ के थ्रू जो है हम लोग समझेंगे कि एलसी का प्रोसीजर सिस्टम जो है वो कैसे चलता है, और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलसी क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, वो देख लेंगे। ठीक है, एक जरा देखिए आपके स्क्रीन पे एक ग्राफ टाइप का आ रहा होगा, चार्ट टाइप का आ रहा होगा, है ना। इसमें कौन कौन सी पार्टियां होती हैं, हम लोग जरा अगर ये ग्राफ अगर हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग पूरा एलसी का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। उसके बाद तो उसके अंदर क्या क्या चीजें वो देखनी है। देखिए एक सेकेंड, हैंग हो गया। ठीक है, चले देखिए, सबसे पहले आता है एप्लीकेंट। ये पहली बात हमें क्या समझनी है, एलसी का जो भी हमारा बिजनेस है वो जनरली एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में होता है। ठीक, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में होता है। एलसी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि एक्सपोर्टर इंपोर्टर को नहीं जानता, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को नहीं जानता। दोनों लोग दो अलग अलग देशों में बैठे हुए हैं, जहां से वो सिंपली एक तो मिलते नहीं हैं और एक दूसरे को डायरेक्ट पेमेंट नहीं भेज सकते। आपको अगर यहाँ से विदेश में पैसा भेजना है तो आप फ्रीली नहीं भेज सकते। जैसे आप नॉर्मल आरटीजीएस से निफ्टी कर देते हैं यहाँ के लोगों को, आप फॉरेन इतनी इजीली पैसा नहीं भेज सकते ना, फॉरेन से इतनी इजीली पैसा आ सकता है, उसमें कई सारे नियम हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो पूरा है उसमें एग्जिम पॉलिसी होती है। देन एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े नियम कायदे बनाता है। देन इन नियम कायदों में जो फाइनेंसिंग होती है उसको फेमा के तहत आरबीआई कंट्रोल करता है। फेमा सारा चीजों को ओवरऑल कंट्रोल करता ही करता है। तो मतलब इतना इजी नहीं है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक है, तो जो दो अलग अलग देश में दो लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को कैसे आपस में डीलिंग करेंगे, कैसे ये इंश्योर होगा कि मुझे पेमेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हो तो दूसरे दोनों देशों का जुरिस्डिक्शन अलग है। यहाँ आपका ऐसा नहीं कि उसने पैसा नहीं दिया तो आपने यहीं के कोर्ट में आपने उसके खिलाफ केस कर दिया, वो दूसरे देश में बैठा है, आप दूसरे देश में बैठे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है ट्रस्ट की, सबसे बड़ी समस्या है पेमेंट की श्योरिटी कैसे होगी। तो पेमेंट की श्योरिटी को दूर करने का जो तरीका है वो है हमारा एलसी, कि बैंक हमको श्योरिटी दे देती है। किसको? हमको। कौन है? एक्सपोर्टर को, यानी कि सेलर को। एक्सपोर्टर को, सेलर को बैंक श्योरिटी दे देती है कि आप आराम से एक्सपोर्ट कीजिए, आप आराम से सामान सेल कीजिए हमारे देश के बायर को, हमारे देश के इंपोर्टर को, और हम आपको पेमेंट पहुंचाएंगे, पेमेंट की इशू नहीं आएगी। तो ये इसका बेसिक प्रीमाइस है कि क्यों एलसी ओपन करनी पड़ती है। तो ये जो ग्राफ है हमको ग्राफ क्लियर करेगा कि उसका आगे, ये तो हो गया एलसी क्यों ओपन करनी पड़ती है, उसमें सिस्टम क्या है, प्रोसीजर क्या है, वो हमको इस ग्राफ के थ्रू जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं एप्लीकेंट। ये चार्ट समझते जाएगा, ये चार लोग दिख रहे हैं ना, इसी में सारा खेल होगा। सबसे पहले आता है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट जो है वो होता है बायर या इंपोर्टर। एप्लीकेंट कौन सा हो गया? बायर या इंपोर्टर। इसमें लिख पा रहे हैं? नहीं लिख पा रहे हैं, एक मिनट, पेन। तो तब भी नहीं चलाने दे रहा। तो हमारा ये जो यहाँ पे है, ये कौन था, ये कौन लोग हैं इसमें? हाँ चलिए, क्या बताने जा रहे थे हम यहाँ पे? हाँ भूल गया। कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, अचानक से माइंड आउट हो जाता है। चार्ट गायब हो गया। ये क्या ड्राफ्ट? ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा एप्लीकेंट। जो एप्लीकेंट है ये होता है हमारा बायर, बायर या
इंपोर्टर, ठीक है। ये बायर जो इंपोर्टर है ये अपनी बैंक के पास जाता है। देखिए वर्ड क्या लिखा है, ये ग्राफ आपको समझ लेना है बहुत अच्छे से, ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बायर जो है वो अपनी बैंक के पास जाता है और एलसी को अप्लाई करता है, और जो बैंक एलसी अप्लाई करे, एलसी इशू करेगी, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इशूइंग बैंक, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, इशूइंग बैंक। ये हो गया हमारा बायर जो है, इंपोर्टर जो है वो हमारा बैंक जाता है अपनी बैंक के पास, ठीक है, और उसको इशूइंग बैंक करता है। ये इशूइंग बैंक उसके बाद क्या करती है, ये एलसी फेवर, एलसी ओपन करती है, एलसी ओपन करती है, ठीक है। एलसी जब ओपन की जाएगी तो ये एलसी ओपन हो गई है, ये चीज बायर को कौन बताएगा, ये चीज सॉरी ये चीज सेलर को कौन बताएगा, सेलर कौन है, ये हमारा बेनिफिशियरी या एक्सपोर्टर। इसको कैसे पता चलेगा, इसको कैसे पता चलेगा कि हमारे फेवर में एलसी ओपन हो गई है, तो बैंक जो है वो बैंक टू बैंक डील करती हैं, बैंकें जो हैं बैंक टू बैंक डील करती हैं एलसी के केस में। तो ये बैंक वहां की किसी बैंक को जिसका नाम लिखा रहेगा, ये ना जिसका नाम उस एलसी में लिखा रहेगा, उस बैंक को बताएगा कि ये आपका कस्टमर है या ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, इसके फेवर में हमने एलसी ओपन कर दी है। आज के लिए सारा काम किसके थ्रू होता है, आज के लिए सारा काम स्विफ्ट मैसेजेस के थ्रू होता है, स्विफ्ट मैसेजिंग के थ्रू होता है। तो ये वहां पे क्या होगा, इसको ये एडवाइस कर देगा कि आपके ये कस्टमर है, इस कस्टमर के फेवर में मेरे बोरोवर ने या मेरे कस्टमर ने एलसी ओपन कर दी है। तो जब इस बैंक को पता चलेगा तो ये बैंक क्या करेगी, ये अपने बेनिफिशियरी को कॉल करके बता देगी या उसको बुला के बता देगी कि भाई आपके फेवर में फलाने बैंक के थ्रू हमें एलसी आ गई है। अब जब इसको एलसी आ जाएगी तभी क्या काम शुरू करेगा, तभी क्या काम शुरू करेगा, ये गुड्स को बनाएगा, इन गुड्स को ये सब बनाएगा। इन गुड्स को बनाने के बाद वो क्या करेगा, इन गुड्स को बनाने के बाद इन गुड्स को वो शिप कर देगा। देखिए इन गुड्स को उसने शिप कर दिया, इन गुड्स को उसने भेज दिया। लेट्स से ये यूके में रहता है ना, और ये हमारा एप्लीकेंट इंडिया में है, तो यूके से इंडिया के लिए शिप चल दी। हमारी ड्राइंग बहुत खराब है, ठीक है, बट फिर भी शिप बनाई है हमने। तो यूके से इंडिया के लिए शिप चल दी। अभी जैसे इस शिप चलेगी तो इस गुड्स, ये जो गुड्स गए हैं, इन गुड्स के डॉक्यूमेंट्स होंगे। वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं अभी हम लोग देखेंगे। ये डॉक्यूमेंट लेके ये जो बेनिफिशियरी है ये अपनी बैंक के पास जाएगा, अपनी बैंक के पास जाएगा, इसी एडवाइजिंग बैंक के पास जिसने बताया था कि तुम्हारे फेवर में एलसी ओपन हुई है। बैंक को ये डॉक्यूमेंट दे देगा, बैंक को डॉक्यूमेंट देके ये क्या करेगा, इसके बाद ये डॉक्यूमेंट लेके इन डॉक्यूमेंट्स के बदले में वो अपनी बैंक से पैसा ले लेगा, ये सामान है उससे पैसा ले लेगा, और ये बैंक इसको पैसा दे देगा, और ये बैंक क्या करेगा, इन डॉक्यूमेंट्स को वापस इशूइंग बैंक को भेजेगा, और ये इशूइंग बैंक से ये पैसा ले लेगा। इशूइंग बैंक को जब ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंट्स इसको तब देगा बायर को जब बायर से ये पैसा ले लेगा। अब बायर ने पैसा दे दिया अल्टीमेटली अपनी बैंक को, उसको डॉक्यूमेंट्स मिल गए, अब डॉक्यूमेंट्स लेके वो पोर्ट जाएगा, पोर्ट में वो डॉक्यूमेंट्स जमा करेगा, और जो माल इसने यहाँ गुड्स भेजे थे उसको छुड़ा लेगा, उसको छुड़ा लेगा। ये पूरा प्रोसीजर है एलसी का। ये कितनों को समझ में आ गया बताओ, या जिसको नहीं समझ में आया वो बताओ। इसको नहीं समझ में आया वो बताओ। अरे दीपिका आ गई है, हैं? दीपिका तुम लौट आई बॉम्बे से? अरे बॉम्बे कह रहे, बॉम्बे लौट आई ये कहना चाह रहे हैं। हाँ तो चलो कौन बताएगा किसको ही समझ में नहीं आया, जिसको नहीं समझ में आया वो पूछ सकता है वापस, जिसको नहीं समझ में आ गया। अरे बाप रे, वंस मोर मतलब क्या पूरा नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया? ये तो इतना लंबा, ऐसे तो बहुत लंबा समय चलेगा। और किसको नहीं समझ में आया? ऐसा नहीं बेटा अभिषेक, दिमाग चाप रखो, वैसे वंस मोर वाला नहीं। हम लोग वो थोड़ी गजल गायक की वाह वाह एक बार और। चलिए एक बार फिर सुन लीजिए, एक बार फिर सुन लीजिए, है ना। चलिए बाकी लोग क्यों नहीं बोलते भाई। एप्लीकेंट, एक बार वापस आखिरी बार बता रहे हैं, ध्यान से कान खोल के सुनिए। एप्लीकेंट यानी कि बायर और इंपोर्टर, ठीक है। ये इसको सामान, इंपोर्टर मतलब इसको सामान मंगाना है, इसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा सेलर से या एक्सपोर्टर से, ठीक है।
जैसे इसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये अपनी बैंक के पास जाएगा, इशूइंग बैंक के पास, और अपनी बैंक से कहेगा कि मेरे सेलर के फेवर में एलसी ओपन कर दीजिए। ये इसके कहेगा, ये अप्लाई करेगा एलसी के लिए। इशूइंग बैंक क्या करेगी, एलसी ओपन करेगी, बट बैंक के क्या बताया, बैंक टू बैंक डील करती हैं, तो ये एलसी ओपन करके वहां की किसी बैंक को, उस देश की, लेट्स से ये यूके है, तो यूके की किसी बैंक को, जो कि बोरोवर की बैंक, जो कि सेलर की बैंक होगी, उसको बता देगा कि आप अपने कस्टमर को बता दीजिए, आप अपने सेलर कस्टमर को बता दीजिए कि आपके फेवर में मेरे कस्टमर ने एलसी ओपन करवाई है ना, और वो सामान उसको भेज दे, पेमेंट की गारंटी हमारी है। तो ये जब बात, जो सेलर, ये बैंक है, सेलर की बैंक है, ठीक है, ये अब उसको बता देगी, इसको एलसी एडवाइस कर देगी सेलर को। सेलर को जब पता चल जाएगा कि एलसी ओपन हो गई है, पेमेंट का समस्या खत्म हो गई, तो वो गुड्स बनाएगा। गुड्स बना के क्या करेगा, ये शिप के थ्रू गुड्स को भेज देगा इंडिया। जब इंडिया में वो गुड्स को भेज देगा, शिप में गुड्स चढ़ा देगा, तो जो उसके शिप, जो गुड्स के डॉक्यूमेंट हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को लेके वो वापस अपनी बैंक के पास जाएगा, जिसने उसको एलसी के बारे में एडवाइस किया था, ठीक है। उससे कहेगा, सर ये रहे डॉक्यूमेंट्स, सामान मैंने भेज दिया है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। ये बैंक उन डॉक्यूमेंट्स को रख लेगा और इसको पेमेंट कर देगा, ठीक है, इसको पेमेंट मिल गया। अब ये डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद एडवाइजिंग बैंक इशूइंग बैंक को डॉक्यूमेंट्स भेजेगा सारे, और उससे कहेगा कि ये लीजिए डॉक्यूमेंट्स, एलसी के हिसाब से मुझे पेमेंट कर दीजिए, तो इशूइंग बैंक इसको पेमेंट कर देगा। इशूइंग बैंक अपने एप्लीकेंट को पकड़ेगा, कहेगा ये लो डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स अगर लेने हैं तो मुझे पेमेंट कर दो, अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाओ। एप्लीकेंट इशूइंग बैंक को पेमेंट कर देगा, डॉक्यूमेंट्स लेगा, डॉक्यूमेंट्स लेके पोर्ट जाएगा, पोर्ट में वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, और अपने गुड्स जो ये शिप से आए थे उनको छुड़ा लेगा। इसको पेमेंट मिल गया, इसको गुड्स मिल गया। किसको क्लियर हो गया? अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हुआ कि नहीं हुआ? अब हो गया? अभिषेक हो गया? चलो, ये कौन बता रहा है ऑल क्लियर? दीपिका को बहुत मस्त समझ में आया है। प्रदीप को भी हो गया, बाकी सबको हो गया। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो चलो चलो, हाँ दीपी बताओ। बानू तुमको आ गया समझ में? वो की चली गई बानू? एलसी इशू में कुछ ये सब बाद में बेटा, अभी ये तो कुछ का कॉन्सेप्ट नहीं आया, ठीक है। चलो चलो ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। तो हमने ये एलसी देख ली, हमने यहाँ पे क्या चीज सीखी? पहली बात, बैंकें जो हैं सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में डील करती हैं, उनको कोई मतलब नहीं है जो गुड्स आए हैं ठीक है कि नहीं ठीक है ना। अगर एलसी में लिखे चीजों के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स इस बैंक को मिल जाते हैं, पहले बेनिफिट ये वाली बैंक देखेगी कि एलसी के हिसाब से डॉक्यूमेंट दिए हैं कि नहीं दिए हैं, ये बैंक इसको भेज देगी, ये बैंक देखेगी कि एलसी के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है, अगर हैं तो वो पेमेंट कर देगी और इसको दे देगी। अब ये गुड्स सही आए कि नहीं आए, इससे बैंक को कोई लेना देना नहीं है। बैंक को सिर्फ देखना है कि जो डॉक्यूमेंट्स एलसी में लिखे थे वो आ गए हैं कि नहीं आ गए। अगर वो आ गए हैं तो इशूइंग बैंक अपना पेमेंट कर देगी और एप्लीकेंट को पेमेंट इशूइंग बैंक को करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बैंक जो है इस केस वाली डॉक्यूमेंट से डील करती है और कोई उसको साथ इशू नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। तो हम बात कर रहे हैं आपकी डॉक्यूमेंट भेजेगी, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट जरा देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट, सबसे पहला डॉक्यूमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा है? बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? हमने एक आध बार शायद बताया भी आप लोगों को, पर एज यूजुअल आप लोगों को याद भी नहीं होगा। बिल एक्सचेंज क्या होता है? सेलर जो है वो ड्रॉ करता है, इस केस में एलसी के केस में क्या होगा, सेलर जो है उस इशूइंग बैंक के ऊपर बिल ड्रॉ करेगा,
इशूइंग बैंक के ऊपर बिल ड्रॉ करेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे एक चेक होती है। हाँ करेक्ट है हीरल, तुम एकदम बढ़िया सीख रही हो हीरल, तुम अगले साल से हमारी असिस्टेंट बन सकती हो। चलिए, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है सिंपली कुछ नहीं, वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे एक चेक होता है। चेक क्या होता है? एक आदमी ने चेक काटी होती है और एक आदमी को दी होती है, तो जिसके नाम चेक कटी होती है उसको पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। जिसके नाम चेक कटी है उसको पेमेंट मिलेगा, और एक आदमी ने चेक काट के दी है। इस केस में भी ऐसा ही है कि इशूइंग बैंक को पेमेंट करना है और सेलर को पेमेंट मिलना है। तो इस पर होता क्या है, जिसको पेमेंट मिलना होता है वो इस केस में बिल बनाता है, जिसको पेमेंट चाहिए वो बिल बनाएगा उस पे जिसको पेमेंट करना है। चेक का उल्टा, कि मुझे पेमेंट चाहिए तो मैं तुमको एक बिल बना के देता हूं कि भैया मुझे पेमेंट भेज दो, ठीक है। तो सेलर इशूइंग बैंक के ऊपर चेक बनाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है कई तरह के हो सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये सब ज्यादा ध्यान समझ लीजिए, बार बार रिपीट नहीं करवाइएगा, ठीक है। जैसे साइट बिल, ठीक है, साइट बिल, यूजांस बिल, ठीक है। साइट बिल और यूजांस बिल क्या होता है? साइट बिल मतलब जैसे ही सेलर, ठीक है, बैंक को बिल दे, या बैंक है या उस नॉर्मल केस में बायर है, ठीक है। एलसी के केस में बैंक के ऊपर ड्रॉ करता है, नॉर्मल केस में बायर पे ड्रॉ होता है बिल। तो जैसे ही बैंक या बायर को ये बिल मिले तुरंत पेमेंट कर दीजिए, इमीडिएट पेमेंट। साइट मतलब देखते ही मतलब जैसे ही आपको मिलता है इमीडिएट पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। यूजांस का मतलब होता है टाइम पीरियड, यूजांस का मतलब होता है टाइम पीरियड। तो यूजांस के केस में जैसे ही सेलर बैंक को देता है उसमें उसको टाइम भी दे देता है, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन, जितने भी दिन देने हैं, कि आप अभी बिल एक्सेप्ट कर लीजिए कि यार हम पेमेंट करेंगे, और ये हम इस बिल की टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर दीजिए। 45 दिन आने पे, 90 दिन आने पे, जो भी टाइम फ्रेम है हमको तब पेमेंट कर दीजिएगा, पेमेंट आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम। तो यूजांस बिल में टाइम मिलता है, साइड बिल में तुरंत पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये दो तरह के बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। तो हम लोग जो जब डॉक्यूमेंट देख रहे हैं कि एलसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आएंगे, है ना, जो सेलर को बैंक को अपनी पहुंचाने पड़ेंगे, तो उसमें ये जो इंपॉर्टेंट सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट इज ड्रॉन बाय द बेनिफिशियरी ऑन द एलसी इशूइंग बैंक। जो एलसी इशू करी उसके ऊपर बिल बनता है, याद रखिएगा। ये सवाल भी आ जाता है कि एलसी के केस में सेलर किस पे बिल बनाता है, बैंक पे बनाता है, एप्लीकेंट पे बनाता है, किस पे बनाता है? तो जो हमारे जो सेलर है वो एलसी इशूइंग बैंक पे बिल बनाता है। इट एनविसाजेस द इशूइंग बैंक टू मेक द पेमेंट इमीडिएटली इफ इट इज ड्रॉन ऑन साइट। जैसे हमने बताया कि अगर साइट पे है तो तुरंत पेमेंट करना है, या अगर यूजांस बिल है तो एक पर्टिकुलर उसकी ड्यू डेट होगी, उस ड्यू डेट पे उस बिल का पेमेंट करना है, अगर वो एक्सेप्टेंस बेसिस पे है, ठीक है। इट शुड बी नॉर्मल ड्यू कोर्स। इसके क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? इट शुड बी ड्रॉन बाय द बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन होता है? सेलर, एक्सपोर्टर, बेनिफिशियरी, ये सब एक टर्म्स हैं। ये सब आप लोग जब लिखते हैं ना तो कहीं ना कहीं लिखते हुए जाया करिए, सेलर, एक्सपोर्टर, बेनिफिशियरी, ये सब एलसी के केस पे हैं। तो सेलर, एक्सपोर्टर, बेनिफिशियरी जो है ये इशूइंग बैंक पे बनाता है, और एक पर्टिकुलर टाइम पे इसका पेमेंट करना होता है। छोटे किस बैंक पे है, उस बैंक का नाम, पता, किस एलसी के अंडर में बनाया गया है, ये सब कुछ उसके अंदर मेंशन होना चाहिए, ठीक है। उसी करेंसी में बनना चाहिए जिस करेंसी में एलसी है। एलसी जब आप ओपन करेगी ना बैंक, एलसी ओपन करने में बैंक अमाउंट बताएगी कि ये एलसी 1 मिलियन यूएसडी की है, या 1 मिलियन यूरो की है, 1 मिलियन पाउंड की है, 1 मिलियन चाइनीज युआन की है, ठीक है। तो जिस करेंसी में एलसी है उसी करेंसी में बिल ऑफ एक्सचेंज भी होना चाहिए। ये नहीं कि एलसी तो ओपन हुई है 1 करोड़ की और बिल आ रहा है 50,000 यूएसडी का या 1 लाख यूएसडी का, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस करेंसी में बिल ऑफ एक्सचेंज है उसी करेंसी में एलसी होनी चाहिए, या जिस करेंसी में एलसी है उसी करेंसी में बिल ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए। हाँ, हमको जो है, अच्छा, हीरल बेन जो है हमारी, वो उन्होंने एक हमको सैंपल बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा है, वो हम आपको दिखाते हैं,
एक मिनट हिरेल। हिरेल तुम फॉरेक्स में ही काम कर रही हो क्या? तुम्हारे पास कहाँ से आ गए ये सब? एक मिनट, हम आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दिखाना चाह रहे हैं जो हिरेल ने हमको भेजा है। प्रीवियसली वॉज वर्किंग, अच्छा गुड हिरेल। अच्छा, ये एलसी के अंडर भी बना हुआ है। गुड है, गुड है, अच्छा है। देखिए, जो हिरल ने हमको भेजा है वो हम आपको दिखाते हैं। हिरल ने कैसे एक एलसी के अंडर ड्रॉप बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा है हमको। एक काम करिए, इसमें आने में दिक्कत आ रही है ना? हम आपको ग्रुप में भेजते हैं इसको, ठीक है? हमने ग्रुप में डाला है, जिस ग्रुप में आप सब लोग हैं उस ग्रुप में देखिएगा। बा इसमें अपलोड डाउनलोड नहीं आ रहा है। देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, जो ड्रॉ हुआ है, आप लोग अगर अपने मोबाइल में देखेंगे वहां पे, है ना? मेरे ख्याल से जो लोग मोबाइल में क्लास चला रहे हैं वो नहीं देख पाएंगे शायद, बट इसके बाद देख लीजिएगा। कुछ इस तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज है कि सोल बिल ऑफ एक्सचेंज है। लिखा है डॉन अंडर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट नंबर 23,456 डेटेड 15 जून 2007। प्लेस लिखी है उसकी, कहाँ पे बना है ये बिल, क्या डेट पे बना है, कौन सी करेंसी में है, कितने पीरियड का है। एट 120 डेज साइड पे अगेंस्ट दिस सोल बिल ऑफ exchange to the order of Universal Bank Mumbai USD 500,000 towards supply of materials under the invoice number dated this and this। ये जो है हमारे इस सप्लाई, ये जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है मुंबई में, उसने जो है ये बिल बनाया है
और ये बिल भेजा है उसने एबीसी वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क को, है ना। यहाँ पे न्यूयॉर्क से उसने मंगाया है हमारे में। तो ये इस तरीके का ये बिल है। तो ये जो हमारा सेलर है यहाँ पे, ये कौन है, सेलर है ये बॉम्बे वाला, ठीक है। और इसने बिल बनाया है किसी यूएसए की बैंक के ऊपर, तो यूएसए की जो बैंक है वो उसको पेमेंट करेगी। तो इस तरीके का ये बिल आप लोग जो है आपको उसमें डाला है। अब इसके बाद उसको देखिएगा, हिरल ने एक बिल ऑफ लेडिंग भी भेजा है, ठीक है। बिल ऑफ लेडिंग पे भी आते हैं, उससे पहले ये हमारा नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है। एनी करेक्शन अगर इसमें कुछ करने हैं तो हमको उसको ड्यूली ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। चलिए, ओके। एक अगली चीज जो इसमें होती है बिल ऑफ हमारे एलसी में, वो होती है हमारी इनवॉइस। इनवॉइस जिसको आप लोग नॉर्मल सेंस में बिल कहते हैं, बिल होता है ना किसी चीज का बिल, तो वो होता है उसको इनवॉइस, ठीक है। इस इनवॉइस, एन इनवॉइस इज अ कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट एंड इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ ट्रेड डॉक्यूमेंट्स। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द बेनिफिशियरी गिविंग डिटेल्स। उस बिल के अंदर सारे चीजों के डिटेल होते हैं, जो गुड्स उन्होंने सप्लाई किए हैं, सेलर ने जो गुड्स बनाए हैं उसके बारे में सारी उसके बारे में जानकारी होगी, ठीक है। क्या क्या क्वांटिटी में दे रहे हैं, क्या वैल्यू है उन गुड्स की, कितना वेट है, टोटल वैल्यू क्या है, यूनिट वैल्यू क्या है, ठीक है। तो जब भी ये इनवॉइस बने तो इस फॉलोइंग पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। कोई जो भी सेलर है वो बनाए और उसी टर्म्स में बनाए जो एलसी में लिखे हैं। बायर ने जो गुड्स एलसी में लिखवाए हैं, बायर ने जो गुड्स एलसी में लिखवाए हैं कि मुझे ये गुड्स चाहिए, जब सेलर वो बिल बना के दे तो उस बिल में लिखा रहे कि हम ये गुड्स भेज रहे हैं। ऐसा नहीं कि बायर ने मंगवाई है, बायर ने मंगवाया है आइटम एक्स और सेलर दे आइटम वाई, सेलर भेज रहा है आइटम वाई, सेलर को भी फिर आइटम एक्स ही देना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा कि हमने ये सामान भेज रहे हैं। तो जो एलसी में लिखा होगा कि क्या सामान मंगवाना है, इनवॉइस में भी यही लिखा हो कि ये सामान हम भेज रहे हैं, दोनों का मिलान होना जरूरी है। यही चीज बैंक को देखनी है, एलसी का पेमेंट करते हुए बैंक को यही चीज देखनी है, क्या वही सामान आ रहा है, क्या वही सामान आ रहा है, वही चीज की इनवॉइस है जो उसमें लिखी हुई है, जो हमारे एलसी में लिखी हुई है, ठीक है। एलसी ये एप्लीकेंट के नाम पे होना चाहिए जो बिल है। नॉर्मली ओनर जो होगा, ओनर तो उसका एप्लीकेंट है, जो इशूअर है सॉरी जो उसका बायर है उसी के नाम पे बिल बना होना चाहिए। जनरली बिल जो बायर होता है उसी के नाम पे बिल बनता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स गिवन इन द एलसी, ये बड़ा मस्ट है ना, वरना तो ये जब तक मैच नहीं होगा तब तक एलसी का पेमेंट नहीं करना है। इनवॉइस मस्ट इंडिकेट द ऑर्डर नंबर, कौन से ऑर्डर नंबर में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नंबर है, कौन सा प्रोफोमा इनवॉइस, ये सब चीजें उसमें मेंशन होना चाहिए। एलसी में भी मेंशन होगा कि ये ऑर्डर नंबर के तहत हम इशू कर रहे हैं, और ये सब चीजें बिल में भी मेंशन होना चाहिए। कुछ टर्म्स ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट सच एज पीओपी, C&F, CIF, ये टर्म्स जब हम थोड़ा बाद में आपको जब आप लोग यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे, बिल फाइनेंसिंग पढ़ेंगे, उसमें ये टर्म्स हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि फ्री ऑन बोर्ड, कॉस्ट एंड फ्रेट, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, इसके फुल फॉर्म है, ये एक्चुअली क्या होते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको टर्म्स उसमें यूनिट 5 में बताएंगे, ठीक है। ये सब चीजें हमारे इनवॉइस में दी होनी चाहिए, ठीक है। अदर पर्टिकुलर्स लाइक बिल ऑफ लेडिंग नंबर, शिपिंग किस शिप में भेजा है, उस शिप का बिल ऑफ लेडिंग का नंबर क्या है ना। कोई अगर हमारे बारे में कोई जानकारी है, इंपोर्ट लाइसेंस नंबर, उसका कोई टैक्स नंबर, जैसे नॉर्मल बिल में रहता है ना, जीएसटी नंबर लिखा है, एड्रेस लिखा है, तो इस टाइप की सब डिटेल जो है उस बिल के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। If invoice is issued for an amount in excess of the amount permitted by credit when not specifically prohibited by terms of LC as particular 18B of UPCT, the drawing should not exceed the amount mentioned in the LC. इसमें वो क्या कहना चाह रहा है कि लेट्स फॉर एग्जांपल 5 लाख USD की LC ओपन हुई है, ठीक है, और जो माल आ रहा है, जो बिल है वो 6 लाख USD का है, 6 लाख USD का है। LC कितने की ओपन हुई है? 5 लाख। सामान कितने का आ रहा है? 6 लाख। अगर एलसी में स्पेसिफिकली पेमेंट प्रोहिबिटेड नहीं है तो बैंक पेमेंट कर देगी, पर कितना? 5 लाख USD का। उस बिल के अगेंस्ट में, इस एलसी के अगेंस्ट में जब बिल आएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा, तो पेमेंट सिर्फ 5 ही लाख का होगा, भले ही 6 लाख रुपए का माल भेजा गया हो। बाकी 1 लाख रुपए बायर अपने पास से दे, जैसे देना चाहे दे, है ना। अगर एलसी प्रोहिबिट कर दे कि नहीं 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 सेम अमाउंट का बिल होना चाहिए जितने अमाउंट की हम एलसी दे रहे हैं, तब तो पेमेंट नहीं होगा। बट अगर एलसी ऐसा स्पेसिफिकली रोकती नहीं है, प्रोहिबिट नहीं करती है, तो पेमेंट कर देगी बैंक, बट उतने ही अमाउंट का करेगी कि जितने अमाउंट की एलसी है, ठीक है, भले ही हमारा बिल जा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारा डॉक्यूमेंट होता है। एक अगला डॉक्यूमेंट जो है वो है हमारा बिल ऑफ लेडिंग।
हीरल के पास सब कुछ है ना। हीरल ने देखो इनवॉइस भी भेजी है, हीरल ने सब भेजा, बट हम भेज नहीं पा रहे हैं अभी। चलो हम बच्चों को ग्रुप में डाल दे रहे हैं, वरना हम यहाँ पे अच्छे से दिखा पाते। देखो एलसी एक हीरल ने इनवॉइस भी भेजी है ग्लोबल एक्सपोर्ट की, जिसमें लिखा हुआ है कि वो किसको सामान भेज रहा है, कंसाइनी कौन है। कंसाइनी जो है ट्रांस इंटरनेशनल 123 वेस्ट बॉलवर्ड न्यूयॉर्क यूएसए है। किस वेसल से भेजा है, शिप का नाम, ठीक है। पोर्ट ऑफ लोडिंग, कहाँ कहाँ, यहाँ से कहाँ से चढ़ेगा, नावा शेवा, ठीक है। कहाँ जाएगा, न्यूयॉर्क, ठीक है। और देखिए उसमें क्या सब डिटेल दी हुई है, ट्रीयू नंबर, सील नंबर, कितने पैकेज हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, यही डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है जो आपको एलसी से मैच करना है। इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज फॉर पावर प्लांट एज पर कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1061 ए डेटेड 15 मई 2017। टोटल उसका अमाउंट लिखा है यूएसडी, देखिए उतने ही हमारी बिल ऑफ वो भी था, बिल ऑफ एक्सचेंज 5 लाख यूएसडी था, उतने ही का ये भी है। और सीआईएफ है जो हमने यहाँ पे देख रहे हैं, एफओबी, सी एंड एफ, सीआईएफ। ये अच्छी चीज भेजी तूने बेटा हमको हीरल, थैंक यू। टर्म्स एंड डिलीवरी पेमेंट क्या है, 125 डेज साइट पे। कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स इंडिया, फाइनल डेस्टिनेशन यूएस, ऑर्डर का डेट डिटेल, देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, टोटल ग्रॉस वेट। इसी तरह का एक इनवॉइस जो है वो बनती है। आप लोग जब ये क्लास ओवर हो जाए, जो लोग मोबाइल पे क्लास पढ़ रहे हैं है ना, जो नहीं देख पा रहे हैं, वो इसके बाद जो इमेज भेजी हमने अभी इनवॉइस की है ना, उसको जरा देखें। तो ये है हमारी इनवॉइस, अच्छी चीज भेजी तुमने हमको बेटा, है ना। चलिए एक और चीज जो है उसका जो अगला हमारा डॉक्यूमेंट आता है वो है हमारा बिल ऑफ लीडिंग। बिल ऑफ लीडिंग क्या है, ये ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है। जनरली जो शिपिंग डॉक्यूमेंट होता है, जब हम शिप पे सामान चढ़ाते हैं तो सामान की रसीद जो है वो शिपिंग कंपनी हमको देगी। ये जो सामान की जो रसीद है इसको हम लोग बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं। इट इज इशूड बाय द शिप ओनर और इट्स ऑथराइज्ड एजेंट स्टेटिंग दैट द गुड्स इंडिकेटेड देयरइन क्वांटिटी, क्वालिटी, डिस्क्रिप्शन आर शिप्ड ऑन अ स्पेसिफिक डेट एंड थ्रू स्पेसिफिक वेसल, वेसल को होता है शिप जो होती है उसको वेसल कहते हैं, एंड डिलीवरेबल टू द पर्सन मेंशन्ड देयरइन एज द कंसाइनी और टू हिज ऑर्डर आफ्टर पेमेंट ऑफ ड्यूज टू द शिपिंग कंपनी। अगर इसका मतलब ये है कि जो हमारी शिप है उसको ये गुड्स मिल गए हैं, इन गुड्स को पर्टिकुलर जो भी कंसाइनी उस तक पहुंचा देगी, उस पोर्ट तक पहुंचा देगी और उस आदमी को दे देगी। अगर वो आदमी हमको हमारा पेमेंट कर दे तो हम, आदमी हमको हमारा पेमेंट कर दे हम, और हमको उस शिप को, उस सामान को ले जाए आके, ठीक है। तो ये बिल ऑफ लेडिंग जो है ये कंप्लीट सेट ऑफ नेगोशिएबल कॉपीज हैं, इस अलॉन्ग विद नॉन एज लेटर। तो इस बिल की जो भी कॉपियां हैं ये आपको मिलती हैं और इस कॉपीज को आपको बैंक को प्रोवाइड करना पड़ता है। ये शिप ओनर जिसका है या तो उसका जो भी ऑथराइज एजेंट है वो साइन करके देगा। इसमें जो शिप, इसमें जो बिल ऑफ लेडिंग में भी डॉक्यूमेंट्स का डिस्क्रिप्शन, गुड्स का डिस्क्रिप्शन रहेगा और ये वही डिस्क्रिप्शन रहेगा जो इनवॉइस में होगा और जो एलसी में होगा, ये सब मैच होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि शिप पे कुछ और लिखा है इसके बिल ऑफ लेडिंग में कि ये सामान आ रहा है, वही सामान लिखा होना चाहिए जो हमारा बिल ऑफ लेडिंग पे लिखा है, सॉरी जो हमारा इनवॉइस पे है और जो एलसी में मेंशन्ड है, ठीक है। ओके, बिल ऑफ लेडिंग शुड बी द एलसी नंबर, हमने आपको बताया कि एलसी का नंबर होगा, वो आपका इनवॉइस में भी होगा, वो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज में भी लिखा होना चाहिए, वो आपका उसी के हिसाब से आपको इसमें भी मेंशन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है, पेमेंट ऑफ फ्रेट। कैसे पेमेंट ऑफ फ्रेट हो ये आपको बताना चाहिए। लेटर ऑफ क्रेडिट शुड कॉल फॉर शिप्ड ऑन बोर्ड। देखिए ये जब सामान हम लेके जाते हैं पोर्ट पे, तो ये किसी शिपिंग कंपनी को देते हैं, तो ऐसा नहीं कि शिपिंग कंपनी ऐसे तैयार नहीं बैठी रहती है शिप लेके कि अरे सामान आ गया, आदमी आ गया, चलो। कभी कभी शिप जो हैं महीनों खड़े रहते हैं पोर्ट पे, डॉक पे आके वो कई महीने खड़े रहते हैं। जनरली जो बैंक है वो, और कई बार उनके जो डॉकयार्ड होता है उस डॉकयार्ड में कई महीने सामान पड़ा रहता है, शिप पे चढ़ता ही नहीं है। शिप पे सामान चढ़ने का मतलब है कि शिप अब चलेगी, शिप पे सामान चढ़ने का मतलब है कि शिप अब चलेगी, पर वो कब चलेगी, वो तब जब सामान चढ़े, तो इसके बीच में कभी कभी बहुत टाइम होता है। तो जनरली बैंकें क्या करती हैं, बैंकें वो बिल ऑफ लेडिंग प्रेफर करती हैं जिसमें लिखा हो कि ये सामान हमने शिप पे चढ़ा दिया है। शिप पे चढ़ा दिया मतलब सामान अब वहां से चल देगा। डॉक पे पहुंच गया है, अभी तक शिप पे नहीं चढ़ा है, वो बिल ऑफ लेडिंग ठीक नहीं है, क्योंकि पता नहीं कब चढ़ेगा, जब तक चढ़ेगा हो सकता है खराब हो जाए, या पता नहीं 2 महीने बाद चढ़े, है ना, तो पैसा पता नहीं कब आएगा,
बिल ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से पेमेंट करेंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो जनरली बैंकें प्रेफर करती हैं वो बिल ऑफ लेडिंग जिसमें शिप्ड ऑन बोर्ड हो, कि मतलब शिप पे सामान चढ़ चुका है। ठीक है, द डेट ऑफ शिपमेंट शुड बी विद इन द डेट स्टेटेड लेटर। एलसी में लिखा होगा कि भाई 2 महीने में हमें सामान भेज दीजिए, इस एलसी ओपन होने के 3 महीने के में अंदर सामान भेज दीजिए। तो जो असल में सामान भेजा है या नहीं भेजा है ये तब पता चलेगा कि जब जो बिल ऑफ लेडिंग है उसमें डेट लिखी होगी कि हम इस डेट पे सामान को चढ़ा रहे हैं, इस डेट पे हमने सामान रिसीव कर लिया है। तो सामान रिसीव कर लिया मतलब अब शिप भी चल देगी और सामान भी आ ही जाएगा 3 दिन 7 दिन 5 दिन जितने दिन समय लगे इसको आने में। ठीक है, उसमें ग्रॉस वेट नेट वेट ये सब होना चाहिए। ये जो बीएल है, बिल ऑफ लेडिंग है, ये एलसी ओपन होने से पहले का नहीं होना चाहिए। एलसी ओपन होने से पहले से मतलब सामान पहले आ चुका है, अब आप बता रहे हो, अब आप एलसी मांगने आए हो। तो ये जनरली जो ये बीएल है ये एलसी ओपन होने के बाद के पीरियड का होना चाहिए। ठीक है, और बीएल शुड नॉट बी क्लॉज्ड अनलेस, ये जो बिल ऑफ लेडिंग होता है एक क्लॉज्ड बिल ऑफ लेडिंग होता है। क्लॉज्ड बिल ऑफ लेडिंग का मतलब है अगर डिफेक्टिव सामान चढ़ा है शिप के ऊपर तो जो हमारी शिपिंग कंपनी है वो क्लॉज बिल ऑफ लेडिंग देगी, बता देगी कि डैमेज्ड सामान हमने लिया है, हमने डैमेज सामान चढ़ाया है। तो डैमेज सामान में फिर बाद में डिस्प्यूट हो जाएगा, है ना, फिर बैंक तो पेमेंट कर ही देगी, बट सामान डिस्प्यूटेड आएगा तो इस फिर पंगे होंगे। तो इसलिए क्लॉज्ड बीएल जो है वो नहीं होना चाहिए। क्लॉज बीएल मतलब जहाँ पे जो बताए कि गुड्स डिफेक्टिव है। जैसे हमको जो ये भेजा है हीरल ने बिल ऑफ लेडिंग, वो आप देखिएगा, इसमें लिखा है बिल ऑफ लेडिंग नॉट नेगोशिएबल अनलेस कंसाइन टू ऑर्डर। कैरियर लिखा है मास शीलैंड, यानी ये जो वेसल है उस वेसल का नाम है। कौन शिपर है? ग्लोबल एक्सपोर्ट। ग्लोबल एक्सपोर्ट जो यहाँ इंडिया का था, इसने किसको भेजा है? टू द ऑर्डर ऑफ एबीसी बैंक। एबीसी बैंक हमें पता है वो वाली बैंक है, नेगोशिएटिंग बैंक है। नोटिफाई एड्रेस कहाँ जाना है, वो एड्रेस हमने उस पर भी देखा था। ओशियन वेसल एपीएल मुंबई, वोयाज नंबर थींग, प्लेस ऑफ रिसीट नावा शेवा इंडिया। और सारा चीजें इसमें देखिए वही सब चीजें जो सामान वहां पे हमने पढ़ा था बिल हमारे इनवॉइस में, वही उसकी डिटेल उसने यहाँ पे भी दिया हुआ है। और ये मार्चेंट के एजेंट ने इसको साइन करना है, ये ओरिजिनल कॉपी में है। शिप्ड ऑन बोर्ड, किस दिन पे शिप बोर्ड पे चढ़ा है वो डेट लिखी गई है। बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट जो है, बहुत अच्छे 3 डॉक्यूमेंट जो हैं हीरल ने भेजे हैं। ये डॉक्यूमेंट देखिएगा आपको सब क्लियर हो जाएगा। जो जो इसमें यहाँ हमने आपको पढ़ाया है सब कुछ उसके अंदर इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट है। बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट भेजे हैं हीरल ने, है ना, गुड हीरल। तो ये देखिए और आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी आपको मोटा मोटा तो अभी समझ में आ रहा होगा। अभी तक कोई डाउट है वरना आगे बढ़े? कोई डाउट है वरना आगे बढ़े? हेमंत आ गए तुम? हो गए शिफ्ट वहां पे सहारनपुर? हेमंत एलसी कॉपी, हाँ बेटा एलसी कॉपी भी भेजना, है ना, गुड। प्रदीप को आ गया है मेरा नेटिव प्लेस, मेरे नेटिव प्लेस भी हो तुम अभी? अच्छा चलो ठीक है, आ गया है। हाँ क्या बता रही हो बेटा? नावा शेवा कह रही हो? अच्छा नावा शेवा पोर्ट का नाम बता रही हो। नावा शेवा है। चलो ये क्लियर है तो आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। नहीं मेरा नेटिव प्लेस नहीं, सहारनपुर है। तो तुम सहारनपुर आ गई हो दीपिका? आगे बढ़ा जाए, क्लियर है सबको? जल्दी बताओ भाई, क्लास खत्म ही तो करनी है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। चलो आगे बढ़ रहे हैं। हम्म चलो तो अगला जो हमारा विनय सर ने बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं हम लोगों को। अगला जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो है इंश्योरेंस पॉलिसी। भी है तुम्हारे पास सीरियल? इंश्योरेंस पॉलिसी भी है तुम्हारे पास तो वो भी भेज देना।
चलो वो भी भेजना, ठीक है। चलो ग्रुप में डाल दो, तुम ग्रुप में सीधा डाल दिया करो, ठीक है। चलो इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो सेलर को देना है बायर को। क्या क्या है इस डॉक्यूमेंट में, क्या क्या होना चाहिए? It must be issued and signed by the insurance company or their agent. इंश्योरेंस कंपनी या उनके एजेंट को इसको साइन करना चाहिए। इट शुड नॉट बी इशूड बाय द ब्रोकर। ब्रोकर कोई ब्रोकर के द्वारा इशूड इंश्योरेंस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करा जा सकता। इंश्योरेंस कंपनी या उसका कोई ऑथराइज एजेंट है वही इंश्योरेंस पॉलिसी को इशू कर सकता है। द डेट ऑफ इंश्योरेंस मस्ट बी ऑन और बिफोर द डेट ऑफ शिपमेंट। शिप पे चढ़ने के बाद का इंश्योरेंस जो है वो नहीं चलेगा। या तो जिस डेट पे शिप हो रहा है, जो बिल ऑफ लेटिंग का जो डेट होगा, बिल ऑफ लेटिंग में जो डेट है, डेट ऑफ ऑन बिंग, उस डेट का इंश्योरेंस हो या उससे पहले का इंश्योरेंस हो, ठीक है। या अगर बाद में चढ़ चुका है तो ये लिखा हो, बाद में अगर शिपमेंट के बाद का डेट है तो उसमें ये लिखा हो, इंश्योरेंस हो उसमें लिखा हो कि इंश्योरेंस डेट ऑफ शिपमेंट से इफेक्टिव है, तो वो इंश्योरेंस हम ले सकते हैं। वही करेंसी होनी चाहिए जो एलसी की है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में था कि वही करेंसी चाहिए जो एलसी की है, तो इंश्योरेंस में भी वही करेंसी होनी चाहिए जो एलसी की करेंसी है, ठीक है। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली मेंशन्ड द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस शुड बी 100% ऑफ सीआईएफ या सीआईपी। ये जो दो तीन टर्म्स आ रहे हैं, सीआईएफ है ना, इसका सीआईएफ का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पेन हैंग हो गया हमारा, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, ठीक है। इन तीनों का यानी कि कितने का सामान बना है, लेट से 100 रुपए का सामान बना है, 10 रुपए का इंश्योरेंस है और 20 रुपए भाड़ा है, 130 रुपए। तो जो हमारा इंश्योरेंस वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 130 का 110%। इतने की कम से कम इंश्योरेंस वैल्यू होनी चाहिए, इतने का कम से कम इंश्योरेंस वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो इंश्योरेंस कितना हो जाएगा आपका, कम से कम 143 रुपए का इंश्योरेंस होना चाहिए। अनलेस अदरवाइज एलसी में बताया नहीं गया कि कितने का इंश्योरेंस होना चाहिए, इतने का तो मिनिमम इंश्योरेंस होना ही चाहिए, ठीक है। चलो द पॉलिसी द क्लेम शुड बी मेड पेबल इन द कंट्री ऑफ एप्लीकेंट। जो एप्लीकेंट है हमारा, है ना, उसको अगर कुछ क्लेम होता है इंश्योरेंस में, वो क्लेम है तो उसके देश में उसको मिले, क्योंकि वो तो इंडिया में रहता है। मान लो इंडिया वाला जो सेलर है, सॉरी हमारा जो सेलर है उसने सामान भेजा और सामान डिफेक्टिव है, तो जो यहाँ बायर है वो क्लेम करेगा, तो उसको उसके देश में पैसा मिलना चाहिए। ये नहीं कहेंगे कि तुम आ जाओ यहाँ यूएसए आ जाओ, यूके आ जाओ, यहाँ आके पेमेंट ले जाओ, उसके देश में उसको पैसा मिलना चाहिए। जितने भी इंश्योरेंस की जो कॉपीज होंगी ओरिजिनल, वो आपको वहां पे देनी पड़ेंगी, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी लगेंगी जब आप क्लेम करोगे, तो सारी ओरिजिनल कॉपी आपको भेजनी है बायर के पास, ठीक है। पॉलिसी मस्ट बी ब्लैंक इंडोर्स। ब्लैंक इंडोर्स का मतलब पूरी की उसमें कोई भी किसी और में चार्ज ना हो, है ना, वो प्योरली जो है बायर के फेवर में आपको इंडोर्स करके भेजनी है, ठीक है। इसमें भी इंश्योरेंस में भी डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स रहेगा, रिपीट वही करना है कि वही गुड्स मेंशन होने चाहिए जो एलसी में है, जो बिल ऑफ लेडिंग में है, जो हमारे वहां सब मेंशन्ड हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में, वही सब गुड्स हमारे यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन सेम होना चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स हमको चेक करने हैं। देन एक आता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या है, कई देश की संस्थाएं जो हैं हमारे कई गुड्स के साथ हमें मेंशन करना पड़ता है कि ये गुड्स कहाँ बना है, क्योंकि क्या होता है कई बार, जैसे आपने सुना होगा कई देश एक दूसरे पे प्रतिबंध लगा देते हैं। मान लीजिए हम कल को चाइना का सामान प्रतिबंधित कर दें कि चाइना को कोई सामान हम नहीं लेंगे, तो अब चाइना हो सकता है डायरेक्टली हमको सामान ना भेज पाए, क्योंकि हमारा तो चाइना के साथ मान लीजिए रिलेशनशिप टूट गया, चाइना से हम सामान नहीं मंगा पाए, बट यूएसए के थ्रू चाइना का कोई आदमी यूएसए भेजे और यूएसए से अपना माल भेज दे, तो ये भी ना हो पाए। हम चाइना को कोई सामान चाहते ही नहीं है, तो हमको एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना पड़ेगा कि ये सामान चाइना में नहीं बना है, या जिस भी देश में बना है वो लिखना होगा कि ये सामान यूएसए में बना है, ये सामान यूरोप में बना है, जर्मनी में बना है ना। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अगर एलसी में जरूरी है, ऐसा रिक्वायरमेंट है, तो हमेशा ये जरूरी नहीं होता, ये आप ले सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि कई बार कई देशों के साथ हमारे जो है रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि वहां से सामान नहीं मंगा सकते, ठीक है। तो ये आपको उस केस में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की भी जरूरत पड़ेगी। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी लायबिलिटी, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये समझ लीजिए कि क्या है।
ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया था, ये जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि ये सारे के सारे, अच्छा इससे पहले काम करते हैं, इससे पहले काम करते हैं, टाइप ऑफ एलसीज देख लेते हैं कि एलसी के कितने टाइप होते हैं, वो एक देख लेते हैं एक बार। हाँ एक देखो, हीरल ने एक सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस भी भेजा है। ये जो जो डॉक्यूमेंट आप अभी डाल लेना ग्रुप में, ये जरा एक बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट जो हैं, सैंपल डॉक्यूमेंट जो हैं हीरल ने भेजे। बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं हीरल ने। चलिए, इससे बहुत सरलता होगी आपको चीज को समझने की। अभी हम लोग देख लेते हैं कि कितने टाइप ऑफ एलसीज होते हैं, और एक हम लोग हमने ये एलसी का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अभी एलसी कॉन्सेप्ट में कई पार्टियां आएंगी, उन पार्टियों के नाम समझ लीजिए, फिर टाइप ऑफ एलसी समझ लीजिए, ठीक है। एक तो हो गया एप्लीकेंट। तो एप्लीकेंट कौन होता है? बायर या इंपोर्टर। इस एप्लीकेंट की एक बैंक होगी, यानी कि बायर की जो बैंक होती है, इंपोर्टर की जो बैंक होती है, उसको हम लोग कहते हैं इशूइंग बैंक, ठीक है। इसके बाद ये इशूइंग बैंक जो होती है, ये यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे 2 से 3 चीजें हो सकती हैं, समझ लेते हैं यहाँ पे कि ये तो था बायर, ठीक है। बायर जिसने सामान मंगाया, इसकी बैंक हो गई इशूइंग बैंक, ठीक है। इसकी बैंक हो गई इशूइंग बैंक। इस बैंक इसके बारे में एलसी ओपन कर देती है और सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजती है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक आएगी, एक तो हो गई, बैंक का नाम हो जाएगा नेगोशिएटिंग बैंक। नेगोशिएटिंग बैंक जो है, ये बेसिकली जनरली क्या होता है, ये हमारी जो सेलर होता है उसकी बैंक होती है। हमारा जो सेलर होगा उसकी बैंक जो होती है। नेगोशिएटिंग क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फर्स्ट टाइम जो डॉक्यूमेंट्स लेता है सेलर, किसको लेगा डॉक्यूमेंट? सेलर सबसे पहले डॉक्यूमेंट किसको देता है? नेगोशिएटिंग बैंक को, कि भैया ये देखिए मैंने सामान शिप कर दिया था, है ना, ये मैंने सामान जो है शिप कर दिया है, ये सामान जा रहा है शिप से, है ना, और इसके डॉक्यूमेंट्स आप ले लीजिए और डॉक्यूमेंट्स लेके मुझे पैसे दे दीजिए, ठीक है। तो नेगोशिएशन और डॉक्यूमेंट सबसे पहले ये अली सेलर की बैंक करती है, इसलिए इसको नेगोशिएटिंग बैंक कहते हैं। अब यहाँ पे 2 काम हो सकते हैं। हो सकते हैं कि लेट्स से ये एक बैंक है BOI, बैंक ऑफ इंडिया, और ये बैंक है HSBC, ठीक है। तो एक काम ये भी हो सकता है कि BOI और HSBC में आपस में कोई संपर्क ना हो, बैंक ऑफ इंडिया और आपस में कोई संपर्क ना हो। यहाँ पे लेट्स से एक और बैंक है HFSC, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया का इसके साथ टाई अप है, या लेट्स से बैंक ऑफ इंडिया की, लेट्स से ये ब्रांच है हांगकांग में, हम लोग हांगकांग में बैठे हैं, हांगकांग से एक्सपोर्ट होना है, तो बैंक ऑफ इंडिया की हांगकांग ब्रांच है। तो बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी, अपनी हांगकांग ब्रांच को एलसी एडवाइस कर देगी कि भैया हमने इसके फेवर में एलसी ओपन कर दी है, क्योंकि उसका सीधे HSBC से कोई संपर्क नहीं है, यहाँ की बैंक का, यहाँ की हमारी बैंक ऑफ इंडिया का HSBC से कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं है। तो हम अपनी वहां की हांगकांग ब्रांच को एडवाइस कर देते हैं कि हमने एलसी ओपन की है, ये बैंक इसको एडवाइस कर देगी कि इसके फेवर में एलसी ओपन हुई है। तो इस बैंक का नाम हो जाएगा एडवाइजिंग बैंक। ये एडवाइजिंग बैंक का मतलब है वो बताएगा कि आपके फेवर में, आपके इस कस्टमर के फेवर में एलसी ओपन हुई है, ठीक है। इसका काम सिर्फ इतना है कि बताना एलसी ओपन हुई है और एलसी जेन्युइन है, एलसी जेन्युइन है। एलसी बैंक चाहे, एडवाइजिंग बैंक चाहे, हो सकता है कि ये ना उसको एडवाइस करना चाहे, जरूरी नहीं कि वो हमारी सब्सिडरी हो, कोई और बैंक को हम कहें कि तुम जाके उसको एडवाइस कर दो, वो कहता है हम एडवाइस नहीं करते। बट अगर वो एडवाइस करना चूज करता है, वो चूज करता है कि हम एडवाइस करेंगे, तो सिर्फ वो ये चीज एडवाइस करेगा, तो उसको इंश्योर करना है कि एलसी जो ओपन हुई है वो जेन्युइन एलसी ओपन हुई है, ठीक है। कोई आपने नीरव मोदी वाला केस सुना है? नीरव मोदी के केस में क्या हो रहा था? नीरव मोदी के केस में लेटर ऑफ कंफर्ट इशू हो रहे थे, जैसे एलसी है वैसे ही लेटर ऑफ कंफर्ट इशू हो रहे थे, और वो फर्जी इशू हो रहे थे। कैसे एडवाइस करते हैं ये एलसी के बारे में, कैसे बताती हैं बैंक के आपस में एक दूसरे को, कैसे बताती हैं? स्विफ्ट मैसेजेस के थ्रू, स्विफ्ट मैसेजेस के थ्रू। ये जो एक दूसरे को हमें बताना है कि तुम्हारे फेवर में एलसी ओपन हुई है, तो इस बैंक से इस बैंक को एक स्विफ्ट का मैसेज जाता है कि ये एलसी आपके फेवर में ओपन हुई है। तो ये जो स्विफ्ट मैसेज जा रहे थे, ये गलत जा रहे थे, ये नकली थे,
असल में कोई बैंक ने एलसी ओपन नहीं की हुई थी। ठीक है, तो हमारा जो एडवाइजिंग बैंक है उसका काम ये होता है कि ये इंश्योर करना कि जो एलसी ये बता रहे हैं ये जेन्युइन है, जेन्युइनली उसके केस में एलसी ओपन हुई है। तो ये इसका काम हो जाएगा एडवाइजिंग बैंक का। जरूरी नहीं है कि हर केस में एडवाइजिंग बैंक हो, बट हो भी सकती है, ये एक एक्स्ट्रा बैंक है जो बीच में जुड़ जाती है। तो ये हो गई हमारी एडवाइजिंग बैंक। ठीक है, जनरली नेगोशिएटिंग बैंक ही एडवाइजिंग बैंक हो सकती है। ये दोनों काम एक ही काम कर सकता है, दोनों बैंक एक ही हो सकती हैं, एडवाइजिंग भी यही हो और नेगोशिएटिंग भी यही हो। ठीक है, एक और बैंक बीच में आ जाती है। अब मान लो इसने बैंक ने इशू किया है, लेट्स से ये बैंक है यहाँ की बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मान लो ये छोटी बैंक है हमको यहाँ, और ये बड़ी बैंक है, ये तो इंटरनेशनल बैंक है एचएसबीसी। वो सोचता है यार ये कौन सी बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कल को हमें पेमेंट नहीं कर पाएगी तो क्या होगा। आप नहीं जानते ना कैसी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हम आपको कल को कोई छोटी सी बैंक बता दें, कानपुर की जिला सहकारी बैंक, तो आपको लगेगा यार ऐसा नहीं बैंक बंद हो जाएगी कल को, है ना। तो हमको इस बैंक की एलसी पे यकीन नहीं है, हमको मतलब सेलर को इस बैंक की, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एलसी पे यकीन नहीं है कि कल को इससे पेमेंट मिलेगा कि नहीं। तो क्या होता है, तो वो कहता है कि आप हमें आपकी एलसी पे यकीन नहीं है, किसी और बैंक से इस एलसी को कंफर्म करवाइए। क्या करवाइए, कंफर्म करवाइए। तो एक बीच में और बैंक घुसाएगी, एक बीच में ठीक है, एक बीच में इशूइंग बैंक, एक बीच में और बैंक घुसाएगी, कंफर्मिंग बैंक। ये कंफर्मिंग बैंक इसको कंफर्म करेगी कि एलसी ओपन हो गई है, कंफर्म्ड एलसी है, आप करिए। कंफर्मिंग और एडवाइजिंग में फर्क क्या है, एडवाइजिंग बैंक सिर्फ एलसी की जेन्युइननेस और ओपननेस एडवाइस करती है कि एलसी ओपन हो गई है और एलसी जेन्युइन है। पेमेंट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा उससे मुझे मतलब नहीं है, मेरा काम सिर्फ इतना बताना था कि एलसी ओपन हुई है और एलसी जेन्युइन है। आपके बीच में आपस में क्या पंगा होता है वो मुझे नहीं पता। कंफर्मिंग बैंक का क्या काम है, कंफर्मिंग बैंक जो नेगोशिएटिंग बैंक है, कंफर्मिंग बैंक कंफर्म करती है कि आपको पेमेंट मिलेगा या मिलेगा, मेरी गारंटी है। इशूइंग बैंक को आप छोड़ दीजिए, इशूइंग बैंक कोई हो, XYZ कोई हो, आप उसको मत देखिए, मैं बीच में, आप पेमेंट कीजिए, मैं आपको पेमेंट दूंगा। तो ये आ जाती है जैसी एलसी बैंक, ये जो कंफर्मिंग बैंक क्रेडिट कंफर्म करती है, ये पे करने का दायित्व भी, गारंटी भी अपने ऊपर ले लेती है कि मैं पेमेंट करवाऊंगा, आप चिंता ना करिए। ठीक है, तो ये बीच में हमारी, हो सकता है कि नेगोशिएटिंग बैंक ही कंफर्मिंग बैंक हो। तो एडवाइजिंग, कंफर्मिंग, नेगोशिएटिंग, ये तीनों बैंकें एक ही हो सकती हैं, ये तीनों अलग भी हो सकती हैं, या हो सकता है इसमें से सिर्फ नेगोशिएटिंग बैंक हो सकता है एडवाइजिंग प्लस नेगोशिएटिंग बैंक हो सकता है तीनों हो। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा एलसी का। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, आगे बढ़े, ये समझ में आ गया, आगे बढ़े, जल्दी बताइए भाई लोगों। ठीक है, ओके, चलो स्मृति को भी समझ में आ गया। चलो चलो, तो ये हो, हम लोग देखेंगे, ये तुमने देखिए पार्टीज टू द एलसी। एलसी के अंदर कौन कौन सी पार्टीज हैं, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं एलसी में। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एलसी, कितनी हमारी एलसी के टाइप हैं, है ना, वो हम लोग एक बार और देख लेते हैं। चलो, टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, अच्छा, ये एलसी जो है हमारा, एलसी जो हमने ओपन करनी है, इस एलसी को गवर्न करने का एक कॉन्सेप्ट है, नियम कायदे हैं कि एलसी में कल को किस आधार पर एलसी ड्रॉ करनी है, क्या नियम लगेंगे, क्या कायदे लगेंगे। तो वो जो नियम कायदे हैं वो हमारे आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि पेरिस में है, जो कि 1919 में स्टैब्लिश हुआ था, उसने बताया हुआ है कि क्या नियम कायदे हैं, जो हमारी एलसी है ये किन नियम कायदों से गवर्न होती है। क्योंकि एलसी तो इंटरनेशनल लेवल पे चलती है, तो इसको गवर्न करने वाली संस्था भी जो है, तो जो इसको गवर्न करने वाली संस्था है वो भी फॉरेन की है, तो उसको आईसीसी जो है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो उसके नियम कायदे बनाता है। तो अभी जो नियम कायदे हैं वो, उसके जो नियम कायदे हैं वो हैं यूसीपी DC 600, यूनिफॉर्म कस्टम
एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट 600। तो इसलिए है क्योंकि जब से ये ओपन हुआ है हमारा आईसीसी, ये छठा इसका अमेंडमेंट है, ये छठा टर्म मतलब उसका अमेंडमेंट है। पहले 1933 में आया, फिर 52 में, कुछ ऐसे करके जो 6 बार आया है। लास्ट टाइम जो ये आया है इफेक्टिव 1 जुलाई 2007 से, 1 जुलाई 2007 में जो नियम कायदे लास्ट जो थे इसके मॉडिफाई हुए थे और वो चल रहे हैं, यूसीपीडीसी 600 चल रहा है, ठीक है। तो इसके नियम, ये जो एलसी है, इसके जो रूल्स हैं, जो गवर्न, जो इसके नियम कायदे हैं, वो यूसीपीडीसी 600 है, या इसको सिंपली यूसीपी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म कस्टम, है ना, या आप इसको यूसीपीडीसी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, ठीक है, यूसीपी 600 या यूसीपीडीसी 600। तो हमारी जो अलग अलग टाइप ऑफ एलसीज हैं वो देख लेते हैं, वो अलग अलग टाइप ऑफ एलसीज क्या है। उसमें पहली टाइप ऑफ जो एलसी है वो है हमारी रिवोकेबल एलसी। रिवोक मतलब जो कैंसिल हो सकती है, यानी कि इशूइंग बैंक इसको कैंसिल कर सकती है। यूसीपी 600 कहता है कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, जब तक अलग से बताया ना जाए तब तक सारी एलसी इररिवोकेबल होंगी। कौन सी होंगी? इररिवोकेबल, कैंसिल नहीं की जा सकती। इशूइंग बैंक अपने एंड पे उसको कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हो गई हमारी, तो इसलिए जनरली क्या है, रिवोकेबल एलसी इशू नहीं होती हैं, रिवोकेबल एलसी इशू नहीं होती हैं, बट ऐसी एलसीयां भी हो सकती हैं जो बैंक अपने एंड पे कैंसिल कर दे, ठीक है। देन आती है इररिवोकेबल एलसी, जैसा हमने बताया, ठीक है। All LCs which are issued subject to UCP 600 unless otherwise specified are irrevocable LC. Hence, the word revocable should be specifically mentioned in the body of the LC. If the LC is silent, then it becomes irrevocable LC. बाय डिफॉल्ट एलसीयां इररिवोकेबल ही मानी जाएंगी कि अपने आप इशूइंग बैंक उनको कैंसिल नहीं कर सकता। इशूइंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक, सेलर जब सब एग्री करेंगे तब जाके वो एलसी कैंसिल होगी, अदरवाइज खाली इशूइंग बैंक उसको अपने एंड पे कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है। क्लियर है? चलो अगला देखो, इररिवोकेबल कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। अगर एलसी को किसी बैंक ने कंफर्म किया, हमने आपको भी बताया कंफर्म क्या है, इररिवोकेबल तो है ही एलसी। अगर किसी बैंक ने उस एलसी को कंफर्म भी कर दिया है, कंफर्मेशन भी अपना लगा दिया है, तो वो हो जाती है इररिवोकेबल कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। अगर वो कंफर्म्ड है तो बाय डिफॉल्ट इररिवोकेबल है, मतलब तो पेमेंट तो गारंटी है, कंफर्म पेमेंट है, तो इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। अगला आता है ट्रांसफरेबल एलसी। ट्रांसफरेबल एलसी ये क्या है? ये देखिए एलसी क्या है। इस एलसी में क्या है, मान लीजिए ये बायर था, ये सेलर था, और ये इसकी नेगोशिएटिंग बैंक थी, ये इसकी इशूइंग बैंक थी, एलसी ओपन हो गई थी। एलसी का पैसा किसको मिलना है? बेनिफिशियरी कौन है? ये है। तो ट्रांसफरेबल क्रेडिट में क्या होता है कि बेनिफिशियरी चेंज किया जा सकता है। बेनिफिशियरी, ये जो नेगोशिएटिंग बैंक है, ये पेमेंट इसको ना दे के किसी और को दे सकती है, बट ऐसा जो ट्रांसफर है, ठीक है, ये कितनी बार किया जा सकता है? एक बार, ठीक है। इसको पे ट्रांसफर कितना जा सकता है? Can be split transferred in favor of more than one second beneficiary. However, such second beneficiary cannot further transfer the LC in favor of another third party. तो ठीक है, इसको जब सेकंड बेनिफिशियरी है, ये सेकंड बेनिफिशियरी में हो सकता है आप इसको ब्रेक भी कर सकते हो कि जनरली ये सेलर को ना देके हमने किसी सेकंड बेनिफिशियरी को दे दिया, इसको ना देके किसी सेकंड बेनिफिशियरी को दे दिया। ये सेकंड बेनिफिशियरी हो सकता है तीन हो, एक दो तीन लोगों को पेमेंट दे दिया, टोटल अमाउंट वही है, टोटल अमाउंट वही है, बट बेनिफिशियरी तीन है। बट अब ये एक बार जब ट्रांसफर हो जाएगी उसके बाद इसको फर्दर ये लोग किसी और को नहीं पेमेंट कर सकते। ऐसा नहीं कि ये लोग कहेंगे नहीं नहीं अब तुम पेमेंट इस थर्ड पार्टी को कर दो। तो ये होती है हमारी ट्रांसफरेबल एलसी की, जहां पे पेमेंट एक्चुअल बेनिफिशियरी के बजाय हम किसी सेकंड बेनिफिशियरी को दे देते हैं। ये क्लियर है? ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। क्लियर है? चलो चलो कहां गया, हाँ भूल गए। रेड क्लॉस एलसी
और ग्रीन क्लॉज एलसी। अक्सर सवाल आता है रेड क्लॉज एलसी क्या है, ग्रीन क्लॉज एलसी क्या है, देख लेते हैं। द सेलर जिसने सामान भेजा है, जिसके फेवर में एलसी ओपन हुई है, कैन रिक्वेस्ट एन एडवांस फॉर एन एग्रीड अमाउंट defined in the terms and condition of the letter of credit from the correspondent bank. This advance is basically intended to finance the manufacture of the goods to be delivered under LC. The advance is normally paid against receipt and return indicating for the seller to subsequently deliver transport before the credit expires. Provide the beneficiary with credit may not otherwise lose the cheaper finding by having the funds advanced by the issuing bank. ठीक है, ओके। देखिए इसमें क्या होता है, हमारा अगर ग्रीन क्लॉज एलसी है, हमारा अगर ग्रीन क्लॉज एलसी है तो उसमें क्या होता है, देखिए ये हमारा हो गया बायर, ठीक है, और ये हो गया हमारा सेलर। तो सेलर के फेवर में एलसी ओपन हो चुकी है, यानी कि सेलर को पेमेंट तो कंफर्म्ड है कि पेमेंट तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, बट जो मुझे गुड्स को भेजने हैं तो मुझे गुड्स बनाने भी तो पड़ेंगे, गुड्स बनाने के लिए चाहिए सेलर को पैसा, गुड्स बनाने के लिए सेलर को चाहिए पैसा। वो पैसा सेलर को कहां से मिलेगा? अल्टीमेटली तो जब मैं गुड्स बना के भेज दूंगा तब मुझे पैसा आएगा, बट अभी मुझे पैसा कहां से मिलेगा? तो ये जो एलसी इशू होती है, अगर ये ग्रीन क्लॉज एलसी है, तो ग्रीन क्लॉज एलसी में लिखा रहता है कि इस एलसी के अगेंस्ट लेट्स से 5 लाख की एलसी है, 5 लाख यूएसडी की एलसी है। ग्रीन क्लॉज एलसी में लिखा रहेगा कि आप 1 लाख यूएसडी का एडवांस इस एलसी के अगेंस्ट में सेलर को दे सकते हैं। तो सेलर क्या करेगा, अपनी नेगोशिएटिंग बैंक के पास जाएगा, बैंक से कहेगा देखिए इस एलसी में लिखा है कि आप मुझे 1 लाख रुपए एडवांस दे दीजिए, है ना, मैं अपना सामान बना लेता हूं। तो ये इसको एडवांस दे देगा, इसका काम चल गया। जब पैसा इसके पास आएगा, जब ये सामान भेज देगा, ये बिल इसको देगा, तो ये 1 लाख रुपए इसके कट जाएंगे, 1 लाख रुपए इसके कट गए, और ये जब इसका एडजस्टमेंट होगा तो नेगोशिएटिंग बैंक अपने वो 1 लाख रुपए काट लेगी और बाकी का जो उसका तो मिल गया उसको पैसा। ये बात क्लियर है? ग्रीन क्लॉज में क्या है, इस एलसी के अगेंस्ट में एक अमाउंट स्पेसिफिकली मेंशन होगा, उस स्पेसिफिकली मेंशन्ड अमाउंट का वो एडवांस सेलर अपनी बैंक से जाके ले लेगा, उसको ये समझ लीजिए कि एक तरह से उसको लोन मिल जाता है ना, लोन मिल जाता है उसको। ये बात क्लियर है? ग्रीन क्लॉज क्लियर है? ये ग्रीन क्लॉज क्लियर है? तो ये जनरली इसमें सेलर जो है ये इसको बता देता है एलसी के अगेंस्ट, इसको ये अंडरटेकिंग दे देता है कि मेरे को जैसे ही पैसा आया आप मेरा अमाउंट काट लीजिएगा और बाकी मुझे पैसा दे दीजिएगा। अगर सेलर ने ये अपना सामान वेयर हाउस में रखा हुआ है, तो वो क्या कर सकता है, इस सामान बन चुका है, अभी जाना है, अभी बन रहा है, बन चुका है पूरा, अभी जाना है, जाने में समय है, तो सेलर क्या करता है, अपनी वेयर हाउस की रसीद लेके अपने बैंक के पास चला जाता है कि सर देखिए मेरा सामान बन गया, बट पेमेंट आने में या अभी इसको भेजने में थोड़ा टाइम है, मुझे पैसे की जरूरत पड़ रही है, पैसा दे दीजिए। तो रेड, जब ये ये हमने ग्रीन क्लॉज बोला है ना, ये रेड क्लॉज है, ये जिसको हमने ग्रीन क्लॉज बोला है ये रेड क्लॉज है, इसको रेड पढ़िएगा, ठीक है, ये रेड क्लॉज है। तो ग्रीन क्लॉज में क्या होता है, ग्रीन क्लॉज में ये जो वेयर हाउस रखा सामान है इसके अगेंस्ट में भी एडवांस मिल जाता है। तो उसमें ये लिखा रहेगा, मान लीजिए ये एलसी जो है ग्रीन क्लॉज प्लस रेड क्लॉज है या रेड क्लॉज है, तो उसमें लिखा रहेगा कि आप 50,000 यूएसडी जो है उसको उस वेयर हाउस की रसीद के अगेंस्ट में भी एडवांस दे सकते हैं। तो बात समझ में आया? तो ये जो हमारी रेड क्लॉज एलसी है, ग्रीन क्लॉज एलसी है, इसको पैकिंग क्रेडिट एलसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैकिंग क्रेडिट एलसी भी कहते हैं, क्योंकि इसके अगेंस्ट में सेलर अपनी बैंक से एडवांस ले आता है, एडवांस मतलब लोन ले आता है। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है सबको? क्लियर है? आगे बढ़े? क्लियर है? आगे बढ़े? इसी में एलसी में और पेमेंट हो सकते हैं, साइट एलसी, एक्सेप्टेंस एलसी। साइट एलसी अगर उसका जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो साइट बिल है तो साइट एलसी होगा। जो बिल ऑफ एक्सचेंज हमको इस एलसी में आ रहा है, अगर साइट बिल ऑफ एक्सचेंज आ रहा है तो उसको साइट एलसी कहा जाएगा। अगर हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज डॉक्यूमेंट, हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस वाला आ रहा है, यूजांस बिल आ रहा है, तो उसको एक्सेप्टेंस क्रेडिट कहा जाएगा या यूजांस एलसी कह सकते हैं, है ना। साइट एलसी या यूजांस एलसी या साइट एलसी या एक्सेप्टेंस क्रेडिट, उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये क्लियर है यहाँ तक? इसी में एक एलसी होती है बैक
बैक टू बैक एलसी। बैक टू बैक एलसी क्या होती है? बैक टू बैक एलसी में क्या होता है? बैक टू बैक एलसी में क्या होता है? ये हो गया हमारा बायर, ये हो गया हमारा सेलर, ये हो गया हमारा इशूइंग बैंक, ये हो गया हमारा नेगोशिएटिंग बैंक, और हमारे इस यहाँ पे एलसी ओपन हुई हुई है। ठीक है, अब सेलर को सामान भेजना है, इसको इसको गुड्स भेजने हैं, पर गुड्स भेजने के पहले इसको गुड्स बनाने पड़ेंगे, है ना, गुड्स बनाने हैं। तो गुड्स बनाने के लिए चाहिए रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल इसको कहाँ से मिलेगा? रॉ मटेरियल इसको कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो हमारा जो एलसी है, एलसी में हम इसको क्या कर सकते हैं, एलसी को हम बना सकते हैं बैक टू बैक एलसी। बैक टू बैक एलसी में क्या होगा, ये सेलर क्या करेगा, अपनी बैंक के पास जाएगा, कहेगा देखिए बैक टू बैक एलसी है, इस एलसी को ध्यान में रखते हुए, इस एलसी को बेस बनाते हुए, मेरे जो रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं, मेरे जो रॉ मटेरियल के सप्लायर हैं, उनके फेवर में एक आप एलसी ओपन कर दीजिए। ये इसके फेवर में एलसी ओपन कर देगा। तुम इसको रॉ मटेरियल सप्लाई कर दो, तुम इसको रॉ मटेरियल सप्लाई कर दो, पेमेंट हम तुमको दिलवा देंगे। ठीक है, तो इस एलसी को बेस बना के सेलर के जो सप्लायर्स हैं उनके फेवर में एक एलसी ओपन हो जाती है। इसको कहते हैं बैक टू बैक एलसी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बैक टू बैक एलसी। ठीक है, और लास्ट में एक होता है स्टैंड बाय एलसी। स्टैंड बाय एलसी क्या होता है? स्टैंड बाय एलसी कुछ नहीं होता है, जब कई कई राउंड में पेमेंट जाना है, कई राउंड में गुड्स जाने हैं, मतलब एक सिंगल शिपमेंट नहीं है, कई टर्म्स में शिपमेंट है, तो जो एलसी ओपन होती है उसको कहते हैं स्टैंड बाय एलसी। स्टैंड बाय एलसी बेसिकली गारंटी जैसा ही होता है कि आप पेमेंट देते रहिए। हाँ, अरे वाह, अरे बिल्कुल, हम लोग तुम्हारे एकदम सेम टर्म्स हैं, हमारे तुम्हारे हीरल इसमें है, सेम एज बैंक गारंटी होता है, पर इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। बैंक गारंटी में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाते। स्टैंड बाय एलसी में डॉक्यूमेंट वही देने पड़ते हैं जो नॉर्मल एलसी में देने पड़ते हैं, तो इसलिए इसका नाम स्टैंड बाय एलसी है। ठीक है, इसका नाम इसलिए स्टैंड बाय एलसी है। तो ये हमारे सारे जो थे वो टर्म्स एंड कंडीशन थे, है ना। इसको आज हम यहीं रोक देंगे, क्योंकि नया नया चैप्टर है। इसको एक बार आप, जो हमने ये आपको भेजा है पीडीएफ, इसको एक बार जरा पढ़ लीजिएगा। कल इसी को वापस कंटिन्यू करेंगे, कल हम लोग वापस 9 बजे मिलेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये यूनिट, इसके बाद यूनिट बड़ी लंबी यूनिट है, उसको हम खत्म कर देना चाह रहे हैं। और इस वीक तक हम ये जो बीएफएम है वो सब, उसका जो थ्योरी पार्ट है वो खत्म कर देना चाह रहे हैं। तो उसके बाद न्यूमेरिकल बचेंगे, वो कर लेंगे अगले 20 दिनों के अंदर। ठीक है, तो 29 तारीख तक, या 30 तारीख को तो नहीं ले पाएंगे क्लास, 29 तक जो है सारे हम लोग न्यूमेरिकल्स खत्म कर देंगे, या सारा जो ये इसका थ्योरी पार्ट है बीएफएम का वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको ये जितना दिया हुआ है ना, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, कल हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, है ना। आयुषी बेटा, तुम्हारे सवाल भी जो हम सैटरडे को लेंगे, ठीक है, सैटरडे को उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे एनपीए वाले, तब उसी को उसको आगे हम लोग लेंगे। ठीक है, किसी और को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकता है हमको, किसी और को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। इसमें कोई बात नहीं समझ में आई हो तो पूछ सकता है, या क्लियर हो तो हम लोग इसको क्लास को एंड करेंगे। क्लियर होगा तो क्लास को हम लोग एंड करेंगे। ठीक है, चलो फिर हम लोग रखते हैं, फिर मिलते हैं। टीटी सेलिंग रेट क्या होता है? हाँ बेटा, ये तुमको उसमें बताना टीटी सेलिंग हम लोग अभी न्यूमेरिकल करेंगे एक बार जरा, फॉरेक्स के ही टीटी सेलिंग बिल वाले जो करेंगे उसमें तुमको एक बार हम और बताएंगे। इसका जब हम फॉरेक्स के न्यूमेरिकल उठाएंगे, बिल सेलिंग, बिल कैंसिलेशन, है ना, और तुमको एक उसका न्यूमेरिकल भी बताना है, ठीक है ना, उसमें तुमको बताएंगे। टीटी सेलिंग 4 रेट्स होते हैं, टीटी सेलिंग, टीटी बाइंग, बिल सेलिंग, बिल बाइंग। ठीक है, तो उसको हम लोग जब अभी इसमें भी यूनिट नंबर 5 में जाएंगे, तो हमको उसमें न्यूमेरिकल्स देखने हैं फॉरेक्स के बिल के, तब उसमें हम लोग ये रेट्स आपको बताएंगे कौन से रेट्स लगेंगे, वापस बिल शुरू होता है कौन से करेंगे, तो उसका एक न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, चलो, चलो फिर जाओ, टाटा बाय बाय।
गुड नाइट हीरल, गुड नाइट हेमंत। हाँ हीरल। हम्म। हम्म 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 हम्म। अरे वाह। हम्म। अच्छा। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। हम्म 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 नहीं नहीं, अच्छा बना है, बहुत बढ़िया है। हम्म हम्म हम्म। वही तो। हम्म हम्म हम्म।